युवा टीम फाइनल, पुरानों पर सस्पेंस। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। रात के 8 बजने वाले हैं, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट आप सबके साथ। मैं हूं प्रियंका राय। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर जारी है। उम्मीद है कि भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का गठन जल्द होगा। सूत्रों ने बताया है कि पहले चरण में भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 15 से 17 युवा विधायक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की तरह ही ज्यादातर युवा चेहरे हो सकते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में मौका मिलेगा, या अनुभवी विधायकों को भी जगह मिलेगी। सूत्रों का मानना है कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के अहम उम्र नेताओं को शामिल करने से बेहतर सरकार चलेगी। नए चेहरे रहेंगे तो उसकी नए मुख्यमंत्रियों के साथ ट्यूनिंग बैठाने में भी आसानी होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि पुराने और अनुभवी चेहरों का आखिर क्या होगा, वरिष्ठ विधायकों को कौन सी भूमिका मिलेगी। इसी मुद्दे पर आज बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। भजनलाल कैबिनेट के चेहरे तय, युवा विधायकों पर फोकस। युवाओं को मिलेगा मौका, पुरानों का क्या होगा। युवाओं के हाथ में होगी जिम्मेदारी, पुरानों की क्या होगी भागीदारी। युवा टीम फाइनल, पुरानों पर सस्पेंस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अपूर्वा सिंह, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजेंद्र आर्य, कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और एसपी मित्तल साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत अपूर्वा सिंह जी आप ही से करते हुए, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में भी युवाओं को ही मौका मिलने वाला है। अब सवाल यह है कि अगर युवा ही युवा हैं तो जो वरिष्ठ हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका क्या होगा? देखिए, ये मुझे लगता है सिर्फ एक चर्चा का विषय ही है, पर ऐसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनके अनुभव, जो युवा होते हैं उनकी ऊर्जा, इन सभी को जो है वो सम्मिलित करके जो है वो नीति बनाई जाती है। और जहाँ तक की बात रही हमारे मंत्रिमंडल की, तो हाँ, मैं इतनी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे मंत्री युवा भी होंगे और जिनके पास में अनुभव रहा है वो भी होंगे, और वो सभी वो चेहरे होंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक जो है वो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, सत्यानुसंधान, निरंतर साधनों की पवित्र बीजेपी निरंतर साधनों की पवित्रता से जो है वो लबरेज लोग होते हैं। बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। अपूर्वा जी क्या कह रही हैं आप? खाचरियावास साहब कह रहे हैं कि आप वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं, उसका खामियाजा भुगतेंगे आप। देखिए, मुझे लगता है खाचरियावास जी को बैठ करके अपने कांग्रेस पार्टी के साथ में मंथन करना चाहिए कि इन्होंने किस तरीके के चेहरे और चाल चरित्र वाले चेहरों का चयन किया था। 17 मंत्रियों का हारना, और मैं कहूंगी 17 नहीं 18, राजेंद्र गुड़ा साहब के साथ में भी जो 6 महीने में हुआ उसको छोड़ दें तो वो भी इन्हीं के मंत्रिमंडल के हिस्से थे। 18 मंत्रियों का हारना क्या इंगित करता है कि इन लोगों ने चरम पर भ्रष्टाचार किया, जनता से निरंतर दूरी बनाए रखी, और एक ऐसी दूरी बनाई रखी जिसके अंदर ना तो उनका उत्थान था ना उनका भला करना उन्होंने इसको कभी भी मन में रखा। मगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने कहा कि इसका प्रत्येक कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे हमारे विधायक हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो, आपने देखा तो कि ये जनता के लिए और जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की तरह बिहेव करते हैं। युवाओं को मौका देते हैं, तो फिर जब बीजेपी मौका दे रही है तो बुरा क्यों लग रहा है कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है। मंत्रिमंडल चयन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन यहाँ पे ये विशेषाधिकार उनके पास में नहीं है। ज्यादा युवाओं को मौका दे रहे हैं, वरिष्ठ जन दिक्कत कर सकते हैं। अरे सुनिए, वो उनकी बात है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री चयन
मुख्यमंत्री मतलब मंत्रिमंडल का चयन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। और ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री के पास नहीं है, तभी तो वो दिल्ली और जयपुर के बीच में लगातार वो कर रहे हैं। तो एक मिनट बीच में मत बोलिए, पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो जाने दीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कह रही है कि साहब मंत्री हार गए। अरे भाई, इनके तो नेता प्रतिपक्ष हार गए, बुरी तरीके से हार गए। इनके जो पूर्व जो अध्यक्ष थे सतीश पूनिया जी, जो कि उपनेता प्रतिपक्ष, वो हार गए। इनके जो मुख्य प्रवक्ता थे वो हार गए। आप इनके नरपत सिंह राज भी हार गए। सुनिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं, इन्होंने मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं कि ये जब बात बड़ी बड़ी बात करते तो अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए इनको, अपने गिरेबान में झांक के बात करें, उसके बाद कोई बात करें। हाँ, आप मंत्रिमंडल चयन नहीं कर पा रहे तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। आज इनको मुख्यमंत्री बने 3 दिन हो चुके हैं, खुलेआम लूट की वारदात हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं। ठीक है, लड़ाई नहीं करनी, मैं एक सबके पास आऊंगी। संजय शर्मा जी, आपके पास आते हुए आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये प्रयास लग रहा है कि युवाओं को मौका दिया जा सकता है, तो जो नाम चर्चा, अरे मैं आऊंगी आप लोगों के पास, आऊंगी आप लोगों के पास, ठीक है, समझ ही नहीं पा रही है कि एक एक करके बोलेंगे। बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में बढ़ी है जिस तरीके से 4 दिन ठीक है, आप देखिए ना, खुलेआम लूट की डकैती हुई है, उसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे थे बड़ी संजय शर्मा जी, मैं आऊंगी आप लोगों के पास, प्लीज एक एक करके बोलिए, वॉइस डाउन करना पड़ेगा मुझे, कोई फायदा नहीं है। संजय शर्मा जी, कहा जा रहा है कि युवाओं पर ज्यादा फोकस रहने वाला है मंत्री परिषद गठन में भी, तो आप कैसे देखते हैं इसे, क्योंकि जो नाम लिस्ट में चल रहे हैं, क्या उन्हें फिर से दरकिनार कर दिया जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर ऐसे बनाए हैं जो बिल्कुल युवा हैं, हाँ। और खासतौर से अगर अनुभव के मामले में कहा जाए तो वो पूरी पार्टी में सबसे कम अनुभव प्रशासनिक मामले में है। वैसे पार्टी के अंदर तो बहुत अनुभवी हैं, प्रशासनिक मामले में तो आमतौर पे कोशिश सरकार शायद यही होगी कि कुछ ऐसे लोगों को लेके आया जाए जिनके अनुभव का लाभ उठाया जा सके, क्योंकि विधानसभा के फ्लोर पे बोल के मामलों को संभालने के लिए एक अलग आपको कौशल चाहिए होता है। हाँ। जैसे कि राजेंद्र राठौर जी ने जिस तरह से अकेले घेरा पूरे कांग्रेस को, तो वो उनका अनुभव का परिणाम था। दूसरी, मुझे कई बार ये भी एक समस्या नजर आती है कि जब आप एक युवा नेतृत्व, जो शीर्ष नेता है, उसको युवा लाते हैं, तो आप उसको ऐसी स्थितियां पैदा करना चाहते हैं वो बौना ना हो जाए, कई बार ऐसा लग सकता है। तो उस हालत में आप जो आपके जैसे खासतौर से किरोड़ी लाल मीणा जी हैं, कालीचरण सराफ जी हैं, श्रीचंद कृपलानी जी, ये ज्यादा, अनिता बघेल हैं, जोगेश्वर गर्ग हैं, ये ज्यादा अनुभवी लोग हैं। इनको आप कोई और नीति निर्माण या गाइडेंस की किसी बॉडी में ला सकते हैं और नए लोगों को मौका दे सकते हैं जो उनकी उस युवा ऊर्जा के साथ मैच कर पाए। और देखिए, जब एक बार प्रयोग कर ही लिया तो बहुत सारे नए प्रयोगों के लिए रास्ता खुला हुआ है। क्योंकि एक और बात हम आमतौर पे सुनते हैं, आप क्षेत्र के हिसाब से या जातियों के हिसाब से हम जो बात करते हैं, मंत्री असल में क्षेत्र और जाति का नहीं होता है। आप योग्य लोगों को लेके आए जो डिलीवर कर सकें, क्योंकि अभी होता क्या था कि चीफ मिनिस्टर अगर बहुत स्ट्रांग है तो मंत्री की कोई खास हैसियत ही नहीं होती थी और वो सारे काम उनको करने पड़ते। अगर आप कलेक्टिव काम कराना है तो आप ऐसे काबिल मंत्रियों को लेके आए जो चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी शक्ति को बड़ी बात कह रहे हैं संजय शर्मा जी की काबिल मंत्री चाहिए, क्योंकि कई सारे मुद्दे जिन्हें लेकर बीजेपी हमलावर रही। अब चैलेंज बीजेपी के सामने यह है कि उन मुद्दों पर कैसे खरा उतरे और लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुनिश्चित किया जाए। एसपी मित्तल साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि युवाओं को शामिल किया जाएगा? और सवाल लगातार ये भी उठ रहे हैं कि वसुंधरा राजे को क्या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है? आज ही क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने सचिवालय में बैठक ली है। हाँ। और जो सूचनाएं अभी सामने आई है उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं कोई पूर्वाग्रह से इस बैठक में नहीं आया हूं और मैं नए सिरे से काम करना चाहता हूं। और पिछली जो भी बात है अधिकारियों को उन्होंने कहा है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी और सारे लोग, तमाम सेक्रेटरी और विभागों के जो प्रमुख थे, सारे लोग मौजूद थे, उन सबको इस बात के संकेत दिए कि भाई मैं कोई पूर्वाग्रह से काम नहीं कर रहा, नए सिरे से काम को शुरू किया जाए। और जो पहले की जो परंपरा चल रही थी, खासतौर से उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर ये कहा कि जो भ्रष्टाचार है उस पर 0 टॉलरेंस नीति हमारी रहेगी। तो मुझे लगता है कि प्रयास किया गया युवाओं के माध्यम से प्रदेश को आगे ले जाने की सोच की गई है। अब यदि मान लो मंत्रिमंडल के गठन में युवाओं को मौका दिया जाता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई वरिष्ठ ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, युवा भी अच्छा काम कर सकते हैं, नई ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं, एक नया विजन दे सकते हैं। जब हम ये देख रहे हैं कि क्या नाम से लगातार आईटी का
बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। तो मेरा मानना है कि जो आईटी के जानकार युवा हैं उनको ये सब चीजों को मौका दिया जाना चाहिए। एक अच्छी परंपरा राजस्थान में शुरू होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मित्तल साहब जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने कई साल बीजेपी पार्टी में दिए हैं, वो भी तो इंतजार कर रहे हैं कि उनके नाम कब सामने आएंगे। देखिए प्रियंका, सबको मौका मिलता है। हाँ। अब यदि मान लो आप लगातार उन्हीं लोगों को मौका देते रहेंगे तो फिर नए लोगों को मौका कब देंगे? आखिर में नए लोगों को भी तो मौका चाहिए। जो 5-5, 6-6 बार के एमएलए बने, 3-3, 4-4 बार मंत्री को रह चुके हैं, मुझे लगता है कि क्या नाम से उनके मुकाबले युवाओं को मौका दिया जाए। हाँ। तो एक नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे जिससे प्रदेश को भी लाभ होगा, एक नया विजन आपके सामने आएगा। तो मुझे इसमें कोई बुराई नहीं लगती कि आप क्या नाम से वरिष्ठों को फिलहाल रोककर युवाओं को यदि मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, कुछ अनुभवी लोगों को लिया जा सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि युवा जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकेंगे या उनके पास अनुभव की कमी होगी। एक बात और प्रियंका, आप अच्छी तरह जानती हैं कि कुर्सी सारी चीज सिखा देती है। जब आप उनको मौका देंगे तो वो सब चीज सीखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल नई सोच, नई जोश के साथ युवा काम करेंगे, ऐसा कहना है वरिष्ठ पत्रकारों का, क्योंकि वो अनुभवी हैं, वो समझदार हैं, समझते भी हैं। लेकिन अपूर्वा जी, एक और तो तारीफ हो रही है चौंकाने वाले फैसले को लेकर, कहा जा रहा है मोदी है तो मुमकिन है और सभी कार्यकर्ता जोश से लबरेज हैं। लेकिन वही दूसरी ओर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि जैसे मोदी जी चौंका रहे, बीजेपी चौंका रही है, वैसे ही अगली बार जब चुनाव आएंगे तो वो भी चौंक जाएंगे। देखिए प्रियंका जी, इनके जो मुखिया थे गहलोत साहब, वो कहते थे कि साहब इस बार राज नहीं रिवाज बदलेगा। रिवाज तो बदला नहीं, राज अवश्य बदल गया। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगी कि 5 साल बाद में हम ये रिवाज भी बदल के दिखाएंगे, क्योंकि इस रिवाज को बदलना भी अगर आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आप कह रही हैं रिवाज बदल देंगी, इसके लिए जरूरी है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित करें, जिन मुद्दों को लेकर आप सरकार में आई उन्हें भी पूरा करें। तो अपूर्वा जी, अब ये बताइए कि कैबिनेट में किन नामों को शामिल किया जा रहा है, क्योंकि आप तो प्रवक्ता है, आप समझती भी होंगी, नेता है वहां पर, क्या फिर से चौंका सकती है बीजेपी? देखिए प्रियंका जी, कौन कैबिनेट में जगह बनाएगा, कौन नहीं बनाएगा, मगर मैं ये निश्चित रूप से आपको कह सकती हूं कि जो लोग भी इस कैबिनेट में जगह बनाएंगे वो इस राज्य के अंदर नवाचार की नई नींव रखेंगे, वो अनुसंधान के सूत्रधार बनेंगे, वो अमृत काल के अग्रदूत भी बनेंगे, और मैं कहती हूँ राजस्थान की नए भविष्य की नींव रखने वाले भी होंगे। तो जो भी हमारे कैबिनेट के नाम होंगे वो इस राजस्थान के इतिहास को जो है वो सुनहरे अक्षरों में लिखने वाले होंगे। इस बात की मैं यहाँ पे बैठकर जरूर गारंटी ले सकती हूँ। तो अपूर्वा जी तो गारंटी दे रही है कि हम बहुत अच्छा काम करेंगे, और अब ये भी कहा जा रहा है राजेंद्र जी की रिवाज तो हम बदलेंगे। हालांकि दावा कांग्रेस की ओर से किया गया था पिछली बार कि हम रिवाज बदल डालेंगे। राजेंद्र देखिए बहुत अच्छी कंटेस्ट रही, और इसमें निश्चित रूप से हमने भी बहुत सारी सीटें हैं जो हम 5000, 2000 और कुछ हजार के नीचे के मार्जिन से भी हारे हैं। तो ये निश्चित बात है, कंटेस्ट बहुत टफ थी। हाँ, ये जीते, इसके लिए इनको बधाई। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने अच्छी फाइट नहीं दी, बहुत बढ़िया फाइट हुई। लेकिन देखिए आज जो वादे आपने किए हैं, आप मुख्यमंत्री जी को पहली बार का बना दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे विधायक भी हैं जो 4 बार विधायक बन चुके हैं लेकिन अभी तक मंत्री भी नहीं बने, ऐसे हैं इसी मतलब रेजीम के अंदर। तो आज यहां समझ, ये देखो पहली दफा हुआ कि फर्स्ट टाइमर को सीएम बना दिया, तो आज आपको अनुभव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी है ना वो किसी भी नौसिखिया को या एकदम नए आदमी को कभी एडजस्ट नहीं करती है। ये जो ब्यूरोक्रेसी, आप सुन लीजिए, आप जब बीच में बोलते हैं मैं भी ऑब्जेक्ट करना चाहता हूं, आप बीच में मुख्यमंत्री बने बहुत अच्छा काम कर जाए राजेंद्र जी। नहीं देखिए ना, हमने तो देखा ना, पूरा इंडिया देख चुके ना, हम पूरा इंडिया देख चुके हैं। खट्टर पहली बार मुख्यमंत्री बने, खट्टर के हरियाणा की क्या हालत है, हाथ में हमेशा से चाबी रहती है। झारखंड के अंदर रघुवरदास बने, झारखंड की क्या हालत हो गई, बनेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा में ही है। देवेंद्र फडणवीस पहली बार बने, महाराष्ट्र की क्या हालत होगी, सत्ता से बाहर हो गए। जनता के लिए और जनता के द्वारा हो, वो पहली बार मुख्यमंत्री बनता हो। आप अगर ये प्रयोग करना चाहते हैं, मोदी जी को मैं ये मशवरा दे रहा हूँ ना, आप दिल्ली में ये प्रयोग कर लीजिए, किसी युवा को प्रधानमंत्री बना दीजिए। आप क्यों कुर्सी के पीछे बैठे बार बार कह रहे तीसरी बार भी मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा?
अरे आप सोचिए ना, अगर इतना ही नवाचार करने का आपको शौक है। 70 साल से आपकी कांग्रेस देखिए, आप एक ही परिवार के अपनी लैंग्वेज को माइंड कीजिए, माइंड योर लैंग्वेज। आप ना ऐसी बकवास नहीं करेंगे, शर्म कैसी आपको जवाब यहाँ दे पे चुकी डिबेट करने है, बैठे, घर में हम बैठे आपको यहाँ शिक्षा पे करिए, खुश वो करने आपके के लिए लिए नहीं ज्यादा बैठे हुए यहाँ बेहतर पे। रहेगा। रादर देन हमारे मुख्यमंत्री को आप नव शिक्षा कहें, उससे ज्यादा आप अपनी समीक्षा करिए। आप अपनी समीक्षा आप यहाँ तो कीजिए। ठीक है, किसी की प्रधानमंत्री को काबिलियत अगर पर नवाचार सवाल नहीं करने उठा का सकते इतना हम ही शौक राजेंद्र है, जी, तो इनको काम प्रधानमंत्री करने भी दीजिए, नया पहले बना मौका दीजिए तो ना। दीजिए। और जैसे ही वो उन्होंने शपथ ग्रहण की, कई बड़े फैसले लिए गए उनकी ओर से, लेकिन अरे सवाल ना, यह है कि सुनिए जिस ना, तरीके से मैं आपको सुनिए प्रियंका जी सुन लीजिए मेरी बात। बोलिए। मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि अभी इनका एक संकल्प यात्रा या क्या प्रोग्राम चल रहा है, उसके अंदर हमने फोटो देखे जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री हैं जो प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, उनका फोटो नहीं है। कहते हैं कि जगह नहीं थी। अरे कैसी बातें करते हो आप, दलित उप मुख्यमंत्री का ऐसा अपमान करोगे, जानता नहीं है क्या? राजस्थान समझ रहा है। ठीक है, संजय शर्मा जी आपके पास आते हुए, क्योंकि कोई भाजपा का सोशल नेता नहीं गया। इंजीनियरिंग भी की कैसी जा रही है बातें करते हो? बीजेपी की ओर से, जैसा कि ऐलान मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम के नामों को लेकर किया गया। कहा जा रहा है कि कास्ट फैक्टर साधने की कोशिश यहाँ पर की गई, और अब चूंकि मंत्रिमंडल में लेकर भी कहा जा रहा है कि युवा से लेकर महिलाओं पर फोकस रह सकता है। क्या ये मिशन 2024 पर नजर है बीजेपी? दलित प्रेम दिख चुका है। अरे एक एक करके बोलिए, बाकियों को भी तो मौका दीजिए ना। अपना घर भरना ठीक है, चाहती हो गया, इसके अलावा हो गया। जनता का भला और भारत का संजय विकास शर्मा होना जी। कांग्रेस नहीं देख सकती। संजय शर्मा जी, देखिए, आप अगर राजस्थान के चुनाव को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजस्थान सबसे पेचीदा चुनाव है देश के भी जिन राज्यों में हुआ है, क्योंकि यहाँ जातीय संतुलन ऐसे हैं जिनके लिए यहाँ सामाजिक समरसता ढूंढना बहुत जरूरी है। तो ये प्रयास तो उन्होंने 3 टॉप के लोगों को लेके काफी कुछ करने की कोशिश की है। अपर क्लास जो यहाँ पे मजबूत हैं, उनको आपने पहली 2 जिम्मेदारी दे दी। और या पहली जिम्मेदारी दे दी, साथ में राजपूत को जोड़ दिया, वो भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, और साथ में आपने बिल्कुल वो वर्ग जो वंचित वर्ग है उसको जोड़ दिया। तो एक तरह का एक फ्रेमवर्क तो तैयार कर दिया। अब इसके बीच में अगर फिर से सोशल इंजीनियरिंग, देखिए आप एक बात देखिए, अगर आप देखेंगे तो 60 से 70% जो मंत्री होते हैं राजस्थान में, वो किसी पार्टी के, किसी दल के, किसी जाति के हों, वो हार जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सोचते हैं कि मंत्रियों के माध्यम से आप सोशल इंजीनियरिंग कर पाएंगे, तो शायद ये शंका के घेरे में है। कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने बलबूते पे हैं, जैसे किरोड़ीलाल मीणा है, वो अपने बलबूते पे चुनाव जीत सकते हैं। तो इसके अलावा जो आपको कोशिश करनी है वो गुड गवर्नेंस की करनी है। बिल्कुल। अभी तक होता क्या है, आप ये सोचते हैं कि हम इन जाति इन धर्म के लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे देंगे और सरकार चल जाएगी। और पहले, अभी तक देखिए, पहले 2 बहुत मजबूत नेता मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जो मंत्री थे उनकी कोई बहुत ज्यादा हैसियत नहीं होती थी, सारे फैसले चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से होते थे। ये अब हमें देखना है कि ये अपने काम का कितना विकेंद्रीकरण कर पाते हैं। जो मुख्यमंत्री जी नई जिम्मेदारी के साथ आए हैं, वो कितना विकेंद्रीकरण करते हैं। अगर विकेंद्रीकरण करना है तो उन्हें बहुत काबिल लोगों को लाना होगा, जो उनके साथ एक टीम बन के बहुत सारा इनपुट देंगे और चर्चाएं करेंगे, एक नई परंपरा शुरू करेंगे। देखिए, आप जब चीफ मिनिस्टर और बड़े बड़े नेता हैं तो उनकी ब्यूरोक्रेसी भी तय है। अब इस बार जो मौका मुझे नजर आ रहा है वो ये कि बिल्कुल नए लोग, नई रोशनी, नई हवा, नई ऊर्जा के साथ आ सकते हैं। राजस्थान को इस प्रयोग को पूरी तरह से कोशिश करना चाहिए, और ये जाति और जो वो इसके आधार पर हम जो बात करते हैं क्षेत्र के, उससे भी हटके सोचने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे रियल में राजस्थान उन राज्यों में से है जो बिल्कुल किनारे पे खड़ा है देश के सबसे अगुआ राज्य बनने के मामले में। अगर प्रशासन सुधार दिया, अकेला प्रशासन और न्याय व्यवस्था सुधार दी, तो राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं। लेकिन संजय शर्मा जी, ये जो प्रयोग किए जा रहे हैं, जो चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्योंकि ये अभी नए हैं, युवा हैं, एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है बीजेपी को? क्योंकि कई सारे मुद्दे उठाकर, कई सारे वादे कर बीजेपी सत्ता में आई है, और वो सभी भी पूरे करने की चुनौती है उसके सामने। देखिए, आप उदाहरण लीजिए खुद प्रधानमंत्री मोदी जी का। हाँ। वो पहली बार में एमएलए बन के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया मुख्यमंत्री के नाते वो क्या कर सकते थे। वो पहली बार पार्लियामेंट में आने के बाद प्राइम मिनिस्टर बने। देखिए, ऐसा होता है, हम थोड़ी गलत फहमी में रहते हैं कि जब हम कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री एक व्यक्ति नहीं है, उसके साथ पूरा ऑफिस है, उसके पीछे पार्टी की ताकत है, उसके पीछे एक पूरा सोच है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने सोचा है। तो इस हिसाब से नए लोगों को जिम्मेदारी देख के नई हवा को लाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमारा देश
पिछले कुछ सालों में आइडियाज से विहीन हो चुका। अब देखिए जैसे बेरोजगारी इतनी बड़ी समस्या है, बिल्कुल सारी पार्टी उठा लो वो वहीं के वहीं अटक जाती है, नहीं हो पाता। तो हमें कोई क्रांतिकारी सोच लाना पड़ेगा ना, वो कहाँ से आएगा? नए लोगों के बीच से आएगा वो, तो हमें मौके देने पड़ेंगे नए लोगों को। बिल्कुल मौके दिए भी जा रहे हैं नए लोगों को, क्योंकि जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बनाए गए, पहली बारी विधायक बने और सीधा मुख्यमंत्री। एसपी मित्तल साहब, क्योंकि नए लोगों को तो मौका बीजेपी दे ही रही है, साथ ही साथ सोशल इंजीनियरिंग भी कर रही है अलग अलग कास्ट से, अलग अलग क्षेत्र से। क्या आपको लग रहा है कि 2024 को साधने की कोशिश की जा रही है और इसका फायदा मिल सकता है बीजेपी को? स्वाभाविक है कि क्या नाम से जब विधानसभा के चुनाव हुए थे और जो उम्मीदवारों का चयन हुआ और अभी जिस तरीके से भजन लाल जी को बनाया, उस सब के अंदर 2024 का लोकसभा चुनाव है। हाँ। मेरा ये कहना है कि लोगों को मौका दिया जाना चाहिए, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए। जहां तक अनुभव की बात है, आज ही हमने देखा क्या नाम से जो कालीचरण सराफ है, जो 6 बार के विधायक हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। हाँ। इसी प्रकार जो विधानसभा के नामित अध्यक्ष अभी घोषित किए गए हैं, हाँ। वासुदेव देवनानी, वो 5 बार के क्या नाम से विधायक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवाओं को आगे ला रहे हैं। मेरा ये मानना है कि थोड़ा भी समय दीजिए, मंत्रिमंडल का गठन होने दीजिए, उसमें युवा भी होंगे, उसमें अनुभव के लोग भी होंगे और एक नए विजन के साथ में राजस्थान को आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, प्रियंका, हमने देखा कि मुख्यमंत्री जी के पास में जो अशोक गहलोत साहब थे, उनके पास 20 के विभाग के थे और वो जो फाइनेंस और जो गृह विभाग होता है महत्वपूर्ण, वो तक उनके पास था। मुझे लगता है कि नई सरकार बनेगी, नई पहल करेगी, नया आपको स्थायी गृह मंत्री मिलेगा, आपको फाइनेंस मिनिस्टर मिलेगा और जो मुख्यमंत्री के बाद जो काम है, मुझे लगता है वो नीति निर्धारण का होगा, मॉनिटरिंग का काम होगा, बाकी सारे क्या नाम से मंत्री लोग काम करेंगे। बिल्कुल, तो नए लोगों को मौका दे रही है बीजेपी और इसी वजह से बीजेपी लगातार शाबाशी भी ले रही है और बीजेपी का दावा है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, सबको बराबर का मौका मिलता है। संजय शर्मा जी, एक छोटा सा क्लोजिंग कमेंट। देखिए, मैं तो जिस तरह से कह रहा हूँ, नए मौके, कुछ अनुभवी लोगों को फ्लोर के मैनेजमेंट के लिए आपको ज़रूर आगे रखना पड़ेगा, क्योंकि नए लोगों को उस मामले में दिक्कत आ सकती है। चुनाव सभा में बोलना अलग बात होती है, विधानसभा के फ्लोर पे बोलना कुछ और बात होती है। आप प्रिविलेज तक अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको कुछ इस तरह की व्यवस्था बनानी होगी। मंत्री आप किसी को बनाएं, लेकिन फ्लोर पर आप उन सीनियर लीडर्स को आगे रखें जो अनुभव और जो दूसरों की नब्ज़ भी जानते हैं कि वो लोगों ने क्या किया हुआ है, जिसकी वजह से उनको आप चुप करा सकते हैं। ये इनको जरूरत पड़ेगी रणनीति में। बिल्कुल, तो जरूरत है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए और बीजेपी लगातार नए चेहरों को मौका भी दे रही है, लेकिन अब मंत्रिमंडल का गठन किया जाना है। कई नाम लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, जिनका जिक्र भी लगातार हम कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, वो नाम भी दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मंत्रिमंडल गठन में भी बीजेपी चौंका सकती है? बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।